पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थर और बम फेंके हैं। बम हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के सामने उपद्रवियों की पत्थरबाजी। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस गया है। दंगाइयों ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल मचाया है। सौहार्द बिगाड़ने वाली ये तस्वीर मुर्शिदाबाद की है। बमबाजी और धमाके की ये तस्वीर उस वक्त की है जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि ये पत्थरबाजी और बमबाजी पुलिस के सामने हो रही थी। बमबाजों और पत्थरबाजों ने माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामनवमी जुलूस के दौरान जो हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद सुलग गया है। इलाके में काफी तनाव है। यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में उस समय माहौल बिगड़ गया जब रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस शक्तिपुर मोड़ इलाके पर पहुंचा ही था कि घात लगाए उपद्रवियों ने बमबाजी शुरू कर दी। जुलूस में शामिल लोगों पर ईंट पत्थरों की बरसात होने लगी। देखते देखते माहौल गर्मा गया। यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग भागते रहे। उपद्रवी पत्थर और बमों से हमला करते रहे। जुलूस के दौरान उपद्रवी पहले से ही घरों की छतों पर मौजूद थे। पत्थर जमा किए हुए थे। जो ही जुलूस आगे बढ़ी, ईंट और पत्थर से हमले होने लगे। जुलूस में मौजूद लोगों पर बमबाजी कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ क्या माहौल है। कैसे पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवी हंगामा कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। हमले में घायल कुछ लोगों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब सवाल है कि क्या मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो एक संयोग है या साजिश? उपद्रवियों का इरादा क्या था? और घायलों से मिलने पहुंचे अधीर रंजन चौधरी। बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल के बाहर लोगों ने विरोध जताया है और अधीर रंजन वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल के बाद सियासी उबाल है। बमबाजी और पत्थरबाजी में घायल लोगों को देखने अस्पताल पहुंचे अधीर रंजन को विरोध का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने खूब हंगामा किया। अधीर गो बैक के नारे लगाए। अधीर रंजन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम राज्य में दंगा नहीं होने देंगे। दंगा करने वालों को हर हाल में रोकेंगे। আমি মালদা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় খবর পেলাম তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে আসছি, তারা কেমন আছে না আছে, চিকিৎসা তাদের ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই জন্য। এবার হাসপাতালে ঢুকতে এই বিজেপির কিছু নেতা হিন্দুকে, বড় অদ্ভুত কথা। আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না। মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো, তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাব। अधीर रंजन घायल लोगों से मिलने पहुंचे थे, तभी लोगों ने विरोध किया। और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को आज और कल के लिए कूच बिहार का दौरा नहीं करने की सलाह क्यों दी है, देखिए इस रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को 18 और 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करने की सलाह दी है। सूत्रों की माने तो आयोग की ओर से राजभवन को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि अगर चुनाव के दिन वो मतदान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। प्रचार खत्म होने के बाद कूच बिहार में मौन अवधि चल रही है। इस क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा कोई भी वहां नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर राज्यपाल भी जाते हैं तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। और बड़ी खबर, आज अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में प्रचार करेंगे। 3 रोड शो होंगे और 1 जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रोड शो। विजलपुर में रात 8 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कई राज्यों में प्रचार के बाद आज वो अपने निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर पहुंच रहे हैं। शाह यहां धुआंधार रोड शो करने वाले हैं। वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। अमित शाह का पहला रोड शो सुबह 9 बजे शुरू होगा। ये रोड शो अहमदाबाद के एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक होगा। लगभग 1 घंटे तक ये रोड शो चलेगा। दूसरा रोड शो सुबह 10:15 पर शुरू होगा। ये रोड शो गांधीनगर के जेपी गेट से टावर चौक होगा। करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगा।
तीसरा रोड शो दोपहर 4 बजे शुरू होगा। ये रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक से होते हुए बैजलपुर तक पहुंचेगा। रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के बैजलपुर में रात 8 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह यहां जनता से भारी मतों से जिताने की अपील करेंगे। 19 अप्रैल को अमित शाह दोपहर 12:39 पर अविचित मुहूर्त में गांधीनगर कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि गांधीनगर में लगभग 21 लाख मतदाता हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2019 में 5,57,000 वोटों से विजयी हुए थे। इस बार 10 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा है। गांधीनगर से बड़े मार्जिन से अमित शाह को जिताने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि अमित शाह के धुआंधार रोड शो और चुनावी रैली का गांधीनगर की जनता पर कितना असर पड़ता है। इस बार जीत का मार्जिन 2019 के मुकाबले कितना ज्यादा होगा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में चुनावी सभा करेंगे। नड्डा कोकराझार, दरांग और गुवाहाटी में रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष यहां कई रैलियों में शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक जेपी नड्डा आज दोपहर करीब 12 बजे असम के कोकराझार संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे दरांग में भीरगांव उदलगुरी संसदीय क्षेत्र के लिए डंडा सहरिया हाई स्कूल प्लेग्राउंड पर जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम करीब 3:45 बजे नड्डा गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र के खालपाथर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बात महाराष्ट्र की बारामती सीट की, जहां इस बार मुकाबला दिलचस्प है और यहां ननद और भाभी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी आमने सामने हैं। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की एक सीट जो काफी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र की बारामती सीट शरद पवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला पवार परिवार के बीच है। एक तरफ ननद है तो दूसरी तरफ भाभी है। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार गुट से उनकी पत्नी सुनेत्र पवार हैं। मुकाबला पवार वर्सेस पवार है। 7 मई को बारामती में चुनाव है, इसलिए नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले और एनसीपी अजित की उम्मीदवार सुनेत्र पवार आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। दोनों पार्टियां नामांकन पत्र दाखिल करने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सुनेत्र पवार के साथ बीजेपी शिंदे कैंप और एनसीपी अजित पवार कैंप के सभी नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सुप्रिया सुले के साथ भी एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं के अलावा महाविकास आघाड़ी के नेता मौजूद रहेंगे। बारामती में इस बार मुकाबला कड़ा है। अब देखना होगा कि जनता ननद और भाभी की लड़ाई में किसे अपना आशीर्वाद देती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर लोकसभा चुनाव में एक तरफ पहले चरण की वोटिंग की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी चरम पर है। नामांकन का दौर भी जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। असम में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने क्या-क्या तैयारी की है? There are 10,001 polling stations which have been set up in the first phase in these 5 constituencies. Out of these, around 219 only are critical, but we are arranging webcasting in around 5,500 polling stations, putting around 11,000 cameras. उत्तराखंड में भी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। ये पोलिंग बूथ जो है 861 पोलिंग स्टेशंस लोकेशंस में हैं। इन पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मतदान को मॉनिटर करने के लिए लगभग 161 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं, जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को एक खत लिखा है और पीएम ने खत के जरिए प्रत्याशियों से क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
पहले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को एक व्यक्तिगत खत लिखा है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों को अपने संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं तक उनका संदेश पहुंचाने को कहा है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि ये चुनाव देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। पिछले 10 साल में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सभी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में ये चुनाव निर्णायक होगा। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार प्रचार कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अमेठी पहुंची बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। अमेठी में राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि वो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। और लोकसभा चुनाव से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं, देखिए अंकित भट्ट की इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है ख़ास तौर पे है, चाहे वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके हो, वहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है वो पहली नज़र अपनी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रखी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है वो पहली बार धारा 370 हटने के बाद पहली बार जो है वो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि इस बॉर्डर रोड पर किस तरीके से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है हर एक वाहन की यहाँ पर चेकिंग कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं यहाँ पर कोई संदिग्ध सामान या फिर कोई जो संदिग्ध व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना हो। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि चुनाव में खलल डाली जा सके, आतंकियों तक ड्रोन या फिर क्योंकि बर्फबारी भी पिघल चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। लेकिन इन सब के बीच आप साफ तौर पे देखिए कि अतिया आधुनिक हथियारों से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर लैस हैं। ये जो रोड है ये बॉर्डर की तरफ जाता है और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने से कर दिया है इनकार। आपको बता दें अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से उनके चुनाव लड़ने की खबरें थी। जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी जगह अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से डीपीएपी ने मोहम्मद सलीम पर्रे को उम्मीदवार बनाया है। गुलाम नबी आजाद के अचानक ये फैसला लेने के पीछे क्या कारण है, इस पर अभी कुछ साफ नहीं हो सका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने हार के डर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गरीबी मिटाने को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन 400 पार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में हुंकार भर रहे हैं, विरोधियों पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गरीबी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। राजनाथ ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबने गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन सभी फेल रहे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। जब से पहली गवर्नमेंट 51 में कांग्रेस की बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पॉवर्टी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा पॉवर्टी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा पॉवर्टी को समाप्त करेंगे, लेकिन कोई भी पॉवर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विद इन 10 ईयर 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल हुई है। और आम आदमी पार्टी के नेता अहमदुल्ला खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में ईडी ने कहा है कि बार बार समन जारी करने के बावजूद अमानुतुल्लाह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानुतुल्लाह को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि वो ईडी की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सबूत हो तो वो विधायक को गिरफ्तार कर सकता है। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा और याचिका में केजरीवाल ने अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तब से वो लगातार कानून के शिकंजे में है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल के शुगर लेवल में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ईडी हिरासत के दौरान केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 46 तक आ गया था। गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से उनकी जांच होती थी, उस डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन में वर्चुअली कंसल्ट की इजाजत दी जाए। इस बीच एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद नाम के व्यक्ति ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान के माध्यम से कोई भी अनुचित दबाव बनाने से रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मीडिया चैनलों को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित दबाव बनाने से रोकने के निर्देश देने की भी मांग की है। और टाइम मैगजीन ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रेसलर साक्षी मलिक के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को टाइम पत्रिका ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। टाइम मैगजीन में अपना नाम देखकर साक्षी मलिक बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि 2024 के टाइम 100 सूची में शामिल होने पर गर्व है। सूची में अन्य भारतीयों में अभिनेत्री आलिया भट्ट, इंडो ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद टीवी9 भारतवर्ष की टीम उस इलाके में पहुंची जहां मुठभेड़ की आशंका जताई जा रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जंगल ही जंगल, सन्नाटे में डूबे जंगल, जहां तक देखिए केवल खामोशी है, एक अनदेखा डर है। कहा जाता है कि ये सब नक्सलियों का इलाका होने की वजह है। ये वही जगह है जहां 29 नक्सली सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुए थे। अब तक के सबसे बड़े हमले की ग्राउंड रिपोर्ट करने टीवी9 की टीम देर रात जगदलपुर से लगभग 280 किलोमीटर दूर घटनास्थल हापाटोला पहुंची, जहां इंसानों का नामो निशान नहीं। चंद झोपड़ियों में कुछ है तो सन्नाटा। जिस इलाके में 16 अप्रैल को मुठभेड़ हुई, वो इलाका माओवादियों का आधार क्षेत्र नजर आ रहा था। पूरे रास्ते माओवादियों के स्मारक बैनर पोस्टर लगे हुए थे। हापाटोला के एक ग्रामीण ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर हमें वो इलाका दिखाया जहां माओवादियों और जवानों की प्रारंभिक मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल पर माओवादियों ने अपना स्वागत द्वार लगा रखा था। साथ ही मौके पर PLGA को मजबूत बनाने का नोटिस बोर्ड भी लगा रखा था।
जानकारी के मुताबिक अगर माने तो इसके आसपास ही कहीं पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें से एक शंकर राव जो बड़ा नक्सली लीडर था, 25 लाख के नामी नक्सली था, उसको मार गिराया। एक ललिता महिला नक्सली है जिसकी शिनाख्त की गई है, लेकिन उस पर कितने लाख का इनाम है उस पर अभी तक कोई भी ऐसी बात निकल के सामने नहीं है। और लगातार जो है कोशिश की जा रही है उन जितने भी नक्सली मारे गए उनकी शिनाख्त करने की, कौन कितने लाख का नक्सली है। और साथ ही इनके साथ जो भी इनके हथियार बरामद हुए हैं, सभी ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं, AK-47, LMG जैसे बड़े हथियार जो है बरामद हुए। और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते भीषण सड़क हादसे की तस्वीरों के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग हैदराबाद से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। देखिए किस तरह से बाइक सवार की जान बची है। और स्थिति यह है कि बाइक फंसी रही ट्रक के अंदर, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका, बाइक घिसटती चली गई और युवक इस ट्रक पे लटका रहा। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग भीषण ट्रेन हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। पटरी से गुजरने की कोशिश में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आई पटरी क्रॉस करती गाड़ी। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, दुकान में जबरदस्ती घुसने की कोशिश के दौरान फायरिंग हुई। सुरक्षा गार्ड ने बचाव में दागी गोलियां और सुरक्षा गार्ड और शख्स में पहले हुई हाथापाई के दौरान शख्स ने की थी फायरिंग। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, कैमरे में कैद हुई स्नो लेपर्ड की जंग। भारी बर्फबारी में भिड़े स्नो लेपर्ड्स, ये तस्वीरें थी। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, दुबई में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। बारिश से पानी पानी हुआ दुबई एयरपोर्ट, तैरते नजर आए प्लेन, कई उड़ानें रद्द, हजारों यात्री फंसे। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश से बिगड़ते हालात की छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और तेज हवाओं के चलते सड़क से कैसे पेड़ भी उखड़ गए, ये तस्वीर देखिए। हैरान करने वाली तस्वीरों का सिलसिला आना जारी है। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, दुबई के मेट्रो स्टेशन में बारिश के कहर की। पानी से लबालब भर चुके मेट्रो स्टेशन। यात्री इस हालात में सफर करने को मजबूर। Look at outside. Oh my goodness. You are inside the metro. आठवीं वीडियो ब्रेकिंग में यूएई में तेज बारिश से सड़क कैसे तालाब बनी, ये तस्वीर। शारजाह में भी दुबई जैसा ही मंजर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है। दुबई के कई इलाकों में बिजली नहीं है। यूएई के सभी 7 अमीरात में भी भारी बारिश। और ये देखिए, प्रशासन ने घरों में रहने की सलाह दी है। और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, 9वीं वीडियो ब्रेकिंग की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद विजिबिलिटी
और सड़क पर बिगड़ते हालात के चलते लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग में यूएई के साथ सऊदी में भी बिगड़ते हालात की तस्वीरें। स्थिति बेकाबू हो चुकी है, भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और सऊदी में बेकाबू हालात की ये तस्वीर। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के कुर्गन में भीषण बाढ़ से तबाही की तस्वीरें आई सामने। ड्रोन तस्वीरों में रूस में भारी तबाही नजर। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, पूर्वी अफ्रीका में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। बारिश के चलते केन्या में 13 लोगों की मौत, तंजानिया में 2 हफ्तों में 58 लोगों की मौत। आगे भी जारी रह सकता है भारी बारिश का दौर। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, जॉर्जिया में संसद के बाहर बड़ा प्रदर्शन। प्रस्तावित कानून के खिलाफ प्रदर्शन। मीडिया को मिले विदेशी फंड पर कानून। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, एयर डिफेंस को मजबूत करने में जुटा इजरायल। भविष्य में ईरानी हमलों से निपटने की तैयारी। पिछले दिनों ईरान ने इजरायल पर किया था हमला। भविष्य में हमलों से निपटने के लिए एयर डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के वोरोनिश में रात के समय बड़ा धमाका। रूस ने ड्रोन मार गिराने का दावा किया। स्थानीय लोगों ने रूसी दावे को नकारा। स्थानीय लोगों का दावा एक गोदाम में लग गया। पुंछ में आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, गुरसाई मेंढर के जंगलों से आईईडी बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने का खुलासा। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीरें, इंडोनेशिया के रुआंग में ज्वालामुखी में हो रहे बड़े विस्फोट की। लावा, धुआं और लाल राख। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग में ओमान में अचानक आई बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। भारी बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत की खबर। वीं वीडियो ब्रेकिंग, बाखमुट में यूक्रेन के ड्रोन अटैक किए। हमले में रूस का बुरान रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया है। एमएलआरएस के साथ बड़ी संख्या में मिसाइल तबाह। बाखमुट को रूस से आजाद कराने की जंग। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग में अयोध्या में राम की पैड़ी पर लेजर शो के आयोजन की तस्वीर। लेजर शो देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। रामनवमी के मौके पर लेजर शो का आयोजन। श्री राम जैसा पुत्र, श्री राम जैसा एक माला और रत्नों और मणियों से युक्त। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग, श्रीनगर में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा की ये तस्वीर। लाल चौक पर रामनवमी के दिन जयकारे गूंजे।